नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष। अभिषेक माथम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री। और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जो कन्नौज से जुड़ते हैं। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सुशील कश्यप हैं सुभाषपा से, राजभर साहब की पार्टी है। और आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत। ये पैनल है आज की बहस का, आज के डिबेट का। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभी 2024 का जो रण है। हालांकि 1.5 साल के लगभग बाकी है अभी, लेकिन अभी से तैयारियां और रणनीति बनना शुरू हो गई। आप सबको याद हो कि अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव निपटा है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कई बार ये दावा किया गया कि हम 400 सीटें जीतेंगे। पहले 350 की बात कही गई, फिर कहा गया 400 सीटें जीतेंगे। और जब 400 सीटें जीतने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई तो लोग तंज कसते थे और कई तरीके की बातें करते थे। और जब चुनाव परिणाम आए और 111 पर सिमट गई समाजवादी पार्टी, गठबंधन 125 पर निपटा, तब वो अपनी उस घोषणा को लेकर के उपहास का केंद्र भी बने अखिलेश यादव, जो 400 सीटें जीतने की बात। अब लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनना शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार घोषणा की है कि 80 सीटें हम जीतेंगे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और उसके बाद अब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दोनों, ब्रजेश पाठक जी और केशव मौर्य जी, वो हर मंच से इस दावे को दोहराते हैं। और अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है भारतीय जनता पार्टी के, भूपेन्द्र चौधरी जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और भूपेन्द्र चौधरी ने 2024 के चुनाव में विपक्ष के समूल सफाई को लेकर के ताल ठोकी है। तो ये 80 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी का है इस बार। थोड़ा सा जो भी पिछले आंकड़े रहे हैं, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर मानी जाती थी और उसके बाद में जब एकदम मोदी लहर चली तो 73 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इसके बाद में 2019 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये संख्या 73 से घट करके 64 रह गई। 2014 के बाद में 17 में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी मोदी मैजिक कायम था और 325 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन 2022 में ये सब करिश्मा कायम रहते हुए भी 255 ये संख्या रह गई। 2017 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। 2019 में सपा बसपा और रालोद मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद में ये संख्या लोकसभा के चुनाव की 64 पर पहुंची। और अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, उसमें सपा, रालोद, सुभाषपा, प्रसपा, अपना दल, ये सारी पार्टियां थी साथ में और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही थी। उसके बाद में 111 पर यह संख्या निकली। तो यही तो आंकड़ों का खेल है और जो हकीकत है, जो अभी तक की स्थिति निकल करके सामने आई है, वो सबके सामने है। और जनता पार्टी ने पूरा मंथन शुरू कर दिया है। जो दावा है 80 सीटों का,
उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हवा हवाई हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो 1.25 लाख बूथ है उत्तर प्रदेश के, उनमें से 1 लाख बूथ ऐसे हैं जो 2014 से और अब तक, जिन पर भारतीय जनता पार्टी बराबर बढ़त हासिल करती रही है लगातार। और इसके बाद में 35,000 बूथ ऐसे चाटे गए हैं जिस पर स्थायी रूप से किसी का प्रभाव नहीं रहा, किसी दल का प्रभाव नहीं रहा। कभी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हुए, कभी सपा से, कभी बसपा से। ये पूरा आकलन करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने उन कमजोर बूथों पर पूरी ताकत लगा रही है और एक एक स्तर का पूरा प्रयास हो भी चुका है। सारी ताकत अब उन बूथों पर लगी है जो कमजोर बूथ है और जो हिलते डुलते रहते हैं, जिनका जो प्रभाव है वो स्थिर नहीं रहता जिन बूथों पर, उन पर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए है। तो यही सब बहस के बिंदु रहेंगे कि 80 सीटें जो जीतने का दावा है, और अभी से जब और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और अभी तमाम से राजनीतिक परिवर्तन इन 1.5-2 सालों में होने हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से शुरू हो रही है और जिस कनेक्टिविटी की उम्मीद राजनीतिज्ञ और विशेषज्ञ लगाए हैं, तमाम सी यात्राओं ने जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बदली हैं, वैसी ही उम्मीद इस बार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से भी लगाए हैं। तो क्या स्थिति बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 80 सीटें जीतने का दावा है वो कहां पर ठहरता है, और क्या वो दावा 403 सीटें जीतने का समाजवादी पार्टी का दावा जैसा है या उसके पीछे कोई ठोस काम हो रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करते हैं विवेक नारायण मिश्रा जी से, क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से कांग्रेस का अंतिम दांव है, राहुल गांधी की एक बड़ी परीक्षा है। और जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से पार्टी में आंतरिक विरोध है, उसके बाद में भी जो राजनीतिक विशेषज्ञों की राय निकल करके सामने आ रही है, उससे ये लग रहा है कि अगर जिस तरह का जो रोड मैप है वो बनाया गया है इस यात्रा को लेकर के, वो अगर कामयाब हो गया, राहुल गांधी 5 महीने तक की जो यात्रा है उसमें सक्रिय रूप से रह सके, बराबर इस यात्रा में सक्रिय रूप से 5 महीने तक वो पार्टी के लिए इस यात्रा में सक्रियता से रह सके, तो निश्चित रूप से राजनीतिक स्थितियां बदलेंगी। और जो कनेक्टिविटी है, जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस लोगों को जगा नहीं पाई है, वे मुद्दे लेकर के कांग्रेस आम आदमी तक पहुंच रही है। कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर के किस तरह से जागृत करेगी, किस तरह से स्थितियां बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लाइन खींच दी है, बड़ा टारगेट तय कर दिया है 80 सीटों का, उसको लेकर के क्या कहा जा सकता है, और कांग्रेस क्या इस बड़े आकलन को लेकर के वास्तव में परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कुछ है नहीं। पिछले 5-6 महीनों से कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है, और जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, वो खुद सक्रिय नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन इलेक्शन मोड में है, और उसको लेकर के 80 सीटें जीतने का जो बड़ा टारगेट रखा है, उस और बढ़ती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, ये दावाजीवी और भाषण वीरों की पार्टी देखी है। ये तो भाजपा तो दावाजीवी और भाषण वीरों की पार्टी है। ये तो ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी फेंक सकते हैं, इनके लिए तो कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए, कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया, कभी भी ऐसे बड़बोलेपन के इस तरह के दावे नहीं किए। और अभी 70 सालों की बात के अलावा अगर आप देखें दिल्ली और पंजाब की बात, तो वहां भी एक पार्टी ने जिस तरीके से अपनी जीत करी, और उसने भी ये दावे नहीं किए थे
दिल्ली में भी ये दावे नहीं किए गए, न पंजाब में दावे किए गए, और उसके बाद जो स्थिति वहाँ पे सरकार बनी, तो ये सब इनका बड़बोलापन है। और जनता तो इनसे हिसाब मांगने को बैठी है। ये 80 सीटों की बात कर रहे हैं, जनता इनसे 80 सवाल पूछने को बैठी हुई है। और उन्हीं सवालों में बहुत कुछ को लेके राहुल जी ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं और जनता के बीच जाके उन्हीं मुद्दों पे जागरूक करेंगे। जनता तो इनसे 8 सालों का हिसाब लेगी कि 8 सालों में जो हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन है युवा, उसको आपने 1% भी नौकरी नहीं दी। अलबत्ता 12 करोड़ युवाओं की नौकरी जरूर आपने ले ली। और उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार में 12 से 17 के बीच में जो सीबीआई में केस दर्ज हुए थे, जो प्रतियोगी छात्रों ने दर्ज कराए थे, उन पे भाजपा सरकार ने 5 सालों में एक भी मुकदमा चलाने की इजाजत सीबीआई को नहीं दी अपने अफसरों के ऊपर। तो इसका जवाब मांगेगी। किसानों की बात आप देखिए, किसानों की आत्महत्याएं इन 8 सालों में रिकॉर्ड हुई हैं। उनकी लागत दोगुनी हो गई है, आय तो नहीं बढ़ी, लागत जरूर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। दिहाड़ी मजदूरों ने इन 8 सालों में 3 गुना ज्यादा आत्महत्याएं करी हैं। देश का कर्ज इन 8 सालों में दुगना हो गया है। बेरोजगारी में 8 सालों में जनता ने आपको बहुमत दिया, आपने जनता को क्या दिया? आपने नंबर 1 पे बेरोजगारी वालों का देश दुनिया पहुंचा दिया। आज व्यापारी को आपने क्या दिया? व्यापारी ने आपको सपोर्ट किया। आपने नोटबंदी से लेके जीएसटी और ऑनलाइन तक में छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया आपने। आपको जब जनता ने बहुमत दिया तो आपने देश का जो हंगर इंडेक्स था वो 55वें स्थान से आज हम 100वें स्थान पे पहुंच चुके हैं भुखमरी में। आज 55 स्थान था सन 14 में, आज 2022 में 21 में ये हम 100वें स्थान पे पहुंच गए हैं। डॉलर जो 56 रुपया था वो आज 80 रुपए में पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा गिर रहा है। और इन सबके ऊपर अगर वर्मा जी देखें तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि इन्होंने तो गंगा जी को भी नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट ने इनसे हिसाब मांगा है कि गंगा जी पे जो आपने खर्चा किया है उसका हिसाब दीजिए, गंगा जी कितनी साफ हुई हैं। आज इस पे हाई कोर्ट ने मांगा है, कांग्रेस ने नहीं मांगा है ये। तो इन्होंने तो गंगा जी को भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ सत्ता के लोग हैं जिन्हें आज देखिए इन 8 सालों में जनता ने बहुमत दिया, इनको सीटें दी, 73 दी, 62 दी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन 8 सालों में जनता तो बेहाल हुई, लेकिन एक शख्स की जनता 8 सालों में बेहाल हुई, हर वर्ग बेहाल हुआ, लेकिन इनके एक मित्र की हैसियत 49 गुना बढ़ गई। पूरे देश की जीडीपी गिरी, लेकिन 2 लोगों की जीडीपी जो मोदी जी के मित्र थे उनकी जीडीपी बढ़ी। तो ये झूठे अगर इस तरह की और बातें हम बताएं तो 2014 के भी शामिल कर लें तो शायद हमारे भाजपा के साथियों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यहीं पे बात अपनी समाप्त कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बात संख्या बल की नहीं है, बात है कि जनता के कल्याण की। जनता के लिए आपने क्या किया जिसको आपने बहुमत दिया, इतने महीने दिया है, इनका जवाब दीजिए आप। ये सुशील जी, सुशील बोलो जी देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो बात यह है, आपने बताया था कि कितनी कितनी सीटें 2017 और 2022 में लेकर गए। तो सबसे पहले मैं भाई आप बताना चाहूंगा आपको कि 2017 में माननीय ओमकार राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़े थे, तो लगभग जो है 325 सीटें आई थी। जब वो अलग भारतीय जनता पार्टी से हुए तो समाजवादी पार्टी जो 2017 में सीटें थी 45 सीटें थी। आप यहीं से आंकड़े लगा लीजिए कि कितना दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा होगा या कितना दबाव सपा के ऊपर रहा होगा उस समय। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ में रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का साथ गठबंधन हो। अभी तो गठबंधन की कहीं से बात नहीं आ रही भाई साहब। दूसरी भाई साहब मैं बात बताऊं आपको, 2022 में
समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़े। समाज साथ में चुनाव लड़ने के बाद में 175 चुनाव जीते और भी जीता। हम कहते हैं कि 100-325 से ये 200 आपकी 73 रह गई। ये भी बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आप थोड़े दिन में एक सावधानी करने वाली जो हर जगह बात जाएगी। तो हमें ये बता, अभी एक और दूसरी बात और सामने आई है कि भाई साहब ये 80 और इसका सब आंकड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है कि कुछ है नहीं, गठबंधन की बात मानते नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि एक बार माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि आप एसी से बाहर आइए, तो आप उनको जो है गठबंधन से ही बाहर कर दिया, जो तलाक कर दिया उन्हें। तो आप ये समझ लीजिए कि गठबंधन में सिर्फ जो है किसकी इज्जत होती है, किसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा मतलब ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को तो सीटें तो जीतना लाजमी है, सीटें तो ज्यादा जीतेंगे। विपक्ष तो है ही नहीं कहीं। अब आप कहीं पर देख लीजिए, विधान परिषद में भी देख लीजिए भाई विपक्ष कहाँ है, विधानसभा में भी विपक्ष खत्म होने वाला है, लोकसभा में भी विपक्ष खत्म होने वाला है। तो सिर्फ यही है कि हम कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार में सबके लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है। आप इसको मत कहिए कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार सबके लिए कर रही। भाई साहब इससे पहले मैं एक बात और ध्यान दिला दूं कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आप 70 साल से सरकार में रहे, तो आपने भी कुछ किया होगा जनता के लिए, लेकिन जनता तब भी परेशान रही। समाजवादी पार्टी की 4-5 बार सरकार बनी, तो इसमें सिर्फ जो है एक जात के अलावा आपने किसी को वरीयता नहीं दी, कहीं पर भी नौकरी में भी नहीं दी, कहीं पर भी नहीं दी। माननीय ओम प्रकाश राजभर अपनी सावधान यात्रा जो निकाल रहे हैं, सिर्फ एक कारण से वो निकाल रहे हैं, शोषित वंचित समाज को साथ में लेकर घर घर तक जाना, अपनी आवाज वहां पहुंचाना। एक न्याय होना चाहिए, समिति की रिपोर्ट लागू होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, एक समान शिक्षा होना चाहिए, इसलिए वो अपनी निकाल रहे हैं सावधान यात्रा। जी जी, जब दावा किया जा रहा है कि 80 सीटों का, ठीक है, अपना आकलन कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जनता 80 सीटें तभी देगी इनको जब ये 100 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कों का जो वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था। ऐसे कितने वादे किए जनता के साथ, लेकिन जनता को केवल जुमले तरीके से वादे किए गए, कोई हकीकत एक भी नजर नहीं आ रही है। सबसे खास बात आती है शिक्षा की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का वो स्तर गिरा है जिसकी दशा कभी भी नहीं हुई। जब देश में उतना पैसा नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे, तब भी शिक्षा अच्छी थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बहुत ही स्तर गिरा हुआ। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो किसानों की बात कही थी कि किसानों की बहुत हितैषी पार्टी है, जो कानून लाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको बाद में वापस लिया गया। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी उन कानूनों पर विचार करती और कायदे से उस पर अमल करती और पहले ही अगर वापस ले लेती, तो जो किसानों की शहादत हुई है, जो धरना प्रदर्शन में किसानों की शहादत हुई है, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जिनका आशियाना छिन गया है, जिनकी ऊपर पूरा भार था घर का, वो चिराग बुझ गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी ने उन परिवारों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी की बात की, क्या हुआ? आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उनकी जो लागत मूल्य है वो जरूर 2 गुना से ज्यादा हो गया। आप फर्टिलाइजर देख लीजिए, कहां से कहां पहुंचा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यूरिया पूरी नहीं दे पाए, 5 किलो चोरी कर ली। किसानों के साथ और कितना छलावा होगा, कहां तक होगा? आप अपराध देख लीजिए, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कोई अंकुश नहीं है। उसके बाद आती है बात रोजगार की। अगर रोजगार पर नजर डालें तो 14 के बाद
जितने रोजगार छीने गए हैं उसके 1/4 भी रोजगार नहीं दिए गए। अगर यही आकलन रहा तो वो दिन दूर नहीं जो अन्य देशों में, किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कल कोई वो बात मीडिया में आए, अन्य देशों की जो दशा हो रही है सब देख रहे हैं टीवी पे आए दिन। हमारे बड़े भाई मिश्रा जी ने भी कुछ चीजें बताई हैं अभी, तो आए दिन देख रहे हैं, उन देशों की सूची में भारत का भी नाम होगा। चलिए, अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो इस चीज पे भारतीय जनता पार्टी को, जनता को जवाब देना होगा। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जब विदेश से किसी मेहमान को बुलाया जाता है तो आप पटेल जी की मूर्ति पर इतना खर्च करते हैं, तो फिर ताजमहल क्यों दिखाया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के या मंत्री जी के, तो बिल्कुल सही है। 80 सीटों के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य कहीं ना कहीं यूपी है और दिल्ली की सत्ता यहीं से होकर गुजरती है। ये उनके अपने विचार हैं, अपना मत है। 2014 में कितनी सीटें थी? 71 इनकी थी और 2 अपना दल की थी, 73 थी। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 64 रह गई। बिल्कुल सही कहा भाजपा के सीनियर लीडर्स ने। महंगाई भी साहब कांग्रेस की देन है, बेरोजगारी भी कांग्रेस की देन है, और डीजल पेट्रोल जो आज 100 रुपए बिक रहा है ये भी कांग्रेस की देन है, और डाका डाल के साहब सरकारें बनाई गई वो भी साहब कांग्रेस की देन है, और जिस तरीके से 1000 मौतें किसानों की हुई हैं वो भी कांग्रेस की देन है। इलाहाबाद के हॉस्टल में युवाओं ने जब नौकरी मांगी और उनके हॉस्टल में घुस के जो लाठी चार्ज किया गया वो जवाहरलाल नेहरू की देन। दूसरी चीज आप देखिए कि कोरोना में तैरती लाशें ये भी नेहरू जी की देन है साहब, और 2 करोड़ जो रोजगार जिनका वादा घोषणा पत्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था वो भी साहब कांग्रेस की देन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं गंगा जी की सफाई के मुद्दे पे बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी कि साहब इस तरीके से अगर आपने गंगा जी को साफ किया तो साहब 500 वर्ष लगेंगे। तो बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं इतना देखिए 250 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और पेट्रोल 50-60 रुपए बिक रहा है। कहाँ महंगाई है? बिल्कुल सत्ता में बैठे हुए सत्ता के नशे में इतने मगरूर हैं कि साहब धरातल पे इनके पैर नहीं टिक रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मैं इस डिबेट के माध्यम से जो लोग और जिनके पास मेरी ये आवाज पहुंच रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए 2024 में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हम धरातल पर उतरे हैं। 5-5 महीने हमारे नेता और माननीय राहुल जी और तमाम प्रदेश के नेता आम जनमानस को जागरूक करने के लिए लगे। और अब तो इस सोशल मीडिया का इतना जबरदस्त जमाना है कि साहब आप टीवी में न्यूज को किस तरीके से अपने हिसाब से मोल्ड अप कर सकते हैं वो दूसरी चीजें हैं। कहीं ना कहीं धरातल पे जनता समझ रही है, जवाब बीजेपी के नेताओं को देना है। और देखिए आप 2024 के चुनाव में किस तरीके से खदेड़ा और खेला होने वाला है। अभिषेक जी, आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है और इस विषय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीट का जो दावा किया है, हम लोग कोरे कोई दावे नहीं कर रहे हैं। हम 2014 में 73 सीट जीते भी हैं और 2014 के बाद हम लोगों ने काम किया है धरातल पर, और धरातल के काम के आधार पर ही हम लोग 2017 के चुनाव में फुल प्लेस में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई। दूसरी चीज, उस समय भी कई पार्टियों का गठबंधन हुआ था मोदी जी को रोकने के लिए। प्रयास बहुत सारे किए, 2 नौजवानों की जोड़ी निकली थी, और 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने मिलके योगी जी के विजय रथ को रोकने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी हम लोग 64 सीट जीते थे। बात आती है 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में
छोटे छोटे दल और समाजवादी पार्टी मिलके योगी जी के विजय रथ को रोकने का काम कर रहे थे, लेकिन जनता ने योगी जी के विजय रथ को और मोदी जी के विजय रथ को नहीं रुकने दिया और कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में नहीं और पूरे भारत में इस समय अगर किसी की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। और ये स्पष्ट कर दिया 2022 के चुनाव ने कि 2024 में हम लोग पूरी 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं। हम लोगों ने जो धरातल पर काम किए हैं, काम के आधार पर जीतने वाले हैं। यहाँ बैठे हुए हमारे सभी पार्टियों के प्रवक्ता महोदय बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रवक्ता महोदय तो ये कह गए कि वो बड़बोले हैं। हम साफ बड़बोले नहीं हैं। हम कहते हैं कथनी और करनी में कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी की में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख ले। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो राम मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे और सड़कों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई हवाई अड्डे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पूर्व की सरकारों में क्या रहा, किसी से छिपा नहीं है। हमने सुशासन देने की बात की थी, साहब पूरे 5 वर्ष गुजर गए, किसी की हिम्मत नहीं कोई जुटा पाया कि योगी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर सके। इससे पूर्व में जो सरकारें रही वो संरक्षण दिया करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं, जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है श्वेता जी। साहब हमारे सुशासन को ही देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 80 में 80 जीतूंगा, 80 में 80 जीतूंगा। श्वेता जी। भारतीय जनता पार्टी उस विद्यार्थी की तरह है, जब एक कक्षा की परीक्षा समाप्त होती है तो लौटते समय हम छुट्टी का प्रोग्राम बनाते हुए नहीं आते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास की बुक्स लेके आते हैं जिससे कि हम तैयारी कर सके। भाजपा का लक्ष्य 80 सीट जीतने का है। लोकसभा की विपक्ष के लिए एक ये चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने इसको चुनौती नहीं माना। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कैसे इस लक्ष्य को वेदने नहीं देंगे। उन्होंने बस वही पिटी बातें बताई। खैर पहले मैं अपनी बात रख दूं फिर बताती हूँ। बीजेपी की जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां थी इससे पहले के चुनाव में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, 17वीं लोकसभा में जब मई 2019 में चुनाव हुए थे तो इनका महागठबंधन हुआ था और चुनाव समीक्षकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये महागठबंधन मतलब बहुत ही सफल हो जाएगा, क्योंकि वोटों का परसेंटेज 42% तक था और ये जो प्रतिशत था ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती था। इस चुनाव की सीटों में बंदरबाट में सपा को मिले 37 और बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने 3 सीटें उसको दी थी, राष्ट्रीय लोक दल को दी थी और इसका हश्र भी वही 2017 के विधानसभा चुनाव जैसा हुआ और उत्तर प्रदेश में 64 सीटें बीजेपी ने जीती और मात्र 11 सीट मिली बसपा को और 5 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को 1 सीट मिली। पुनः विपक्ष के लिए एक चुनौती हमने खड़ी की है, क्योंकि हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है। आपका संगठनात्मक ढांचा चरमराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में आप अक्षम हैं, इस बात को आप नहीं मानते हैं और इस तथ्य को दूर करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब की बार 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य है हमारा और वह हम अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर 80 की 80 पूरी सीट हम जीतेंगे और विपक्ष की बत्ती इस बार गुल होने वाली है। हमारा सुपड़ा नहीं साफ होने वाला है। आप तो वैसे ही साफ हैं, अभी आप और साफ होने वाले। और आपको नेक सलाह है, भारत जोड़ो बाद में, पहले कांग्रेस जोड़ो। यात्रा में पीछे से कितने लोग निकल न जाए पहले उसका ध्यान रखिए भाई साहब।
और आप वाले चले गए, इनको भी मुझे जवाब देना है। इनसे मांगी गई थी पाठशालाएं और इन्होंने दे दिया मधुशालाएं। ये हमसे स्कूल कॉलेज पूछ रहे हैं। इनके 500 स्कूलों का दावा किया था और जब स्कूल देखे गए तो सिर्फ 2 स्कूल धरती पे मिले हैं। ये हमसे पूछेंगे। और पूछा गया कि सिलेंडर, आज तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता वरुण जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस देश में जितनी भी परेशानियां हैं उसकी वजह कांग्रेस को मान लिया, स्वीकार कर लिया। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। आपने कहा सिलेंडर 250 रुपए मिल रहा है। जीजा जी के जमीनों के रेट क्या है भैया? सिर्फ जमीन के रेट बढ़ेंगे और सिलेंडर और पेट्रोल और किसी चीज का दाम नहीं बढ़ेगा भाई। उत्तरोत्तर तो आप देख लीजिए, वाइस वर्षा आपके राज्य में क्या दाम था और हमारे में क्या चल रहा है, जरा तुलनात्मक अध्ययन किया कीजिए। हंगर इंडेक्स, मैं बहुत बार इस बात को सुन चुकी हूँ। हंगर इंडेक्स ऑथेंटिसिटी है उसकी, वो सबसे मान्य है। भारत सरकार, केंद्र सरकार इसके ऊपर उंगली उठा चुकी है। भाई साहब, आज अब डिबेट खत्म होने के बाद इसको देखिएगा। बार बार वही बात है। अरे नए मुद्दे लाइए, अपना संगठन मजबूत कीजिए। अगर हम आपको लग रहा है कि हम महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं, हम बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रहे हैं, आप सड़क पर आ जाइए। हमको आप बार बार कहते हैं ना, स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर लेके बड़ा संघर्ष किया है। प्रियंका जी को किसने रोका है? वो भी आ जाए सिलेंडर लेके सड़क पर। हम तो मना नहीं कर रहे हैं ना। आप सड़क पर कर कहाँ रहे हैं राजनीति? बस राजनीति आपकी ऐसे ही हो रही है। कभी गुलाम नबी आजाद भागे जा रहे हैं तो कभी कपिल सिब्बल भागे जाके। आपके तो पुराने मजबूत स्तंभ गिरे जा रहे हैं। पहले आप उनको देखिए। हमारा सुपड़ा नहीं साफ हो रहा है। हम आ रहे हैं 80 सीटों पर और आके रहेंगे। ये मैं बीजेपी नहीं, मैं बीजेपी बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पूरा भरोसा है हमको अपने संगठन पर, अपने बूथ पर, अपनी नेतृत्व क्षमता पर कि दोबारा 2024 में फिर लहराएंगे हम भाजपा का झंडा। देखिए ये एक मिनट मिश्रा जी, देखिए हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा साहब घिसी पीटी बातें, आपने ये नहीं बताया कि मुकाबला कैसे करेंगे। आप जनता के जुड़े हुए मुद्दे साहब, महंगाई, बेरोजगारी को आप सुन तो लीजिए। आपको घिसी पिटी बातें लग रही हैं। हम जनता से जुड़े मुद्दे अगर उठा रहे हैं, ठीक है, जनता ने आपको मैंडेट दिया था। जिता रही है जनता, कहाँ हमको नकार रही है? हमने माना, हमने आपकी पार्टी को बधाई भी दी। 2014 2019 में आप साहब जीते। 2024 में भी देंगे, अग्रिम दे दीजिए। नहीं, 2024 में तो साफ होंगे आप। सत्ता में बीजेपी नहीं आएगी, मैं अभी से ये बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, आप क्या जीतना जरूरी है साहब? आपने क्या जनता से वादे नहीं किए थे कि आपकी पार्टी के? और तुलनात्मक अध्ययन तो आप मोदी जी के भाषणों का 2014 से पहले का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हृदय पे हाथ रख के आप लोग बताइए क्या वो सच है? तो कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरीके से बेवकूफ बनाया गया। और सुन लीजिए, अब मैं पहले सुनिए, जो आपने प्रश्न उठाया मैं जवाब दे रही हूँ। घर वाला जो भाषण दिया था उसका वो बढ़ा दिया गया है। अभी 1.5 साल हमारे कार्यकाल में बाकी है। आप लोग तथ्यों पे बात नहीं करते हैं, आप बस एक बात ले लेते हैं और उसी पर बार बार बोला जाता है। सुन तो लीजिए, क्या नोटबंदी होने के बाद एक भी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी होने के बाद एक चुनाव हो चुका है, उस मुद्दे पे हम जीत चुके हैं। अब उसकी बात आप मत करिए। अगर हम बार बार इमरजेंसी की बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सुन लीजिए, नोटबंदी, एक मिनट, नोटबंदी और जीएसटी पर जनता मोहर लगा चुकी है। इसे छेड़ना बेकार का विषय है। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज दबती नहीं है। और आपने कहा था कि 100 दिन में साहब विदेशों में जमा काले धन के जितने भी माफिया हैं हम उनकी सूची सार्वजनिक करेंगे। क्या बीजेपी सरकार की इतनी हिम्मत हुई? कहीं ना कहीं उसमें भाजपा के बड़े नेता साहब उसमें शामिल हैं। उस पे एक भी मंत्री और एक भी विधायक साहब इनका बोलने के लिए तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको मैंडेट दिया, आप सत्ता में रहे, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। और जो उसे आप लोगों ने घुट्टी सुंघाई थी उसका असर 2024 में आप बिल्कुल तैयार रहिए। 24 में साफ होगी बीजेपी। ईडी में विपसना करना पड़ा था राहुल जी को। आप क्या विदेश के में लोग जाके विपसना करवाना चाह रहे हैं क्या? आपने ईडी की बात की तो 3000 रेड पड़ी है ईडी की। और ईडी पे उसमें आप उसका
रिजल्ट आप देख रहे 0.5%, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप लेकिन 3000 समय समाप्त हो रहा विवेक जी। हाँ जी देखिए, भाजपा ने आज भी इतने गंभीर मुद्दे को इतने हल्केपन से लिया कि जो मुद्दे उठाए थे उनमें मुद्दे से किसी के जवाब नहीं दिया। इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं होता। आप आंकड़े आप ही की सरकार के हैं और आप ही उनको झूठे बता रहे हैं। अब WHO ने देखिए जब तारीफ करी तो आशा बहुओं को लेके आपने क्या किया, वही WHO ने जब कह दिया कि 40 लाख मौतें कोरोना से हुई तो आपने उसको खराब बता दिया। तो जो आपके लिए बोले वो उसको अच्छा हो जाता है, और अगर वो चीज सही कह दे अगर वो तो वो खराब हो जाता है। बेरोजगारी के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं। विदेशी मुद्रा भंडार सबसे कम हो गया, भारत सरकार के आंकड़े हैं। डॉलर 56 रुपए से 80 रुपए आ गया, भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो हाई कोर्ट ने अगर हिसाब मांगा है गंगा जी के रुपए का तो वो आपसे मांगा है, हाई कोर्ट ने मांगा है, वो भी कोई झूठ बात नहीं है। हाईकोर्ट ने अब रही कांग्रेस बात की सीधी, तारीफ अब करी है रही बात क्या सुनिए कि सुनिए पिछले सुनिए, सत्रों में आप बड़ी अच्छी सफाई करी है आपने? आज आप भ्रष्टाचार की बात करते नहीं, हैं। ये उदाहरण दिया तो आप बताइए युवा कि कांग्रेस का काम देखिए बहुत अच्छा था। एक देखिए एक बात ठंडे दिमाग सोचिए, आपका नहीं, भी भाई साहब, एकदम आप सुनिए आपका बेटा हो, आपका भतीजा या कोई न कोई आपका नजदीकी ने जरूर कंपटीशन में बैठा होगा, और उससे जरा पूछिए कि 5 सालों में भाजपा सरकार ने जो सीबीआई के परमिशन नहीं दी है कि जो भ्रष्टाचार हुआ था 12 से 17 के बीच में प्रतियोगी छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ था, उसके लिए 5 सालों में भाजपा ने क्या किया। कोई न कोई आपका करीबी जरूर इसकी गिरफ्त में होगा। जरा सोच के देखिए, पार्टी के लिए इतना अंधभक्त न बनिए। ये भी आंकड़े नहीं, ये झूठे आंकड़े नहीं है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, ये भी भारत सरकार के आंकड़े हैं। 12 करोड़ नौकरियां आपने ली हैं, ये भी भारत सरकार के आंकड़े हैं। 1% लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, 8 सालों में आपको सत्ता दी, ये भी भारत सरकार के आंकड़े हैं। कौन सा हिसाब आप इनकी बात करिए, आप ये आंकड़ों का खेल नहीं। भाई ये साहब हमें बस लगता इतना सुनिए, पूछना चाहते ये हैं, हमें ये लगता है आंकड़े कहाँ के हैं? आप जरा आप बता दीजिए मुझे आज। ये फर्जी आंकड़ों से हम बहुत परेशान है आपके। 80-20 का एक वो प्रश्न- आपके हाथ लगा है, 80-20 का, एक प्रश्न है। इसका गुमान ना करिए। ये आपके 80-20 कोई आंकड़े विश्वसनीय नहीं है भाई साहब, गलत है ये। कांग्रेस से एक प्रश्न है, सुन लीजिए। रावत को भी इतना गुमान था, लेकिन 80 पे इतना गुमान न करिए कि 80-20 के अमोघ अस्त्र से आप हर लड़ाई जीत लेंगे। जनता सब समझ रही है, झूठे भाई साहब वादों कोई से हम ना बोले 80-20, आप ही आ गए 80-20 पे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। में बने नहीं प्रश्न मेरा है, हम तो पूरा का प्रश्न पूरा 80 कांग्रेस ले से रहे है। हैं, मेरा बोली कहाँ प्रश्न रहे, माइनस कांग्रेस करी से कहाँ है। रहे। जनता को एक झूठे मिनट। वादों से और गुमराह करके आप सत्ता पालें, वो जीत नहीं होती है। सुनिए ये भाई, सुन प्रजातंत्र लीजिए। है ये। एक प्रश्न तो इसमें कांग्रेस से आप है। नहीं पाएंगे, ये सुन नहीं क्या पाते। 2024? अरे एक प्रश्न, जिन मुद्दों की बात सिर्फ उनसे बोलते बात हैं। करिए। अरे भाई, बेरोजगारी अरे पे मुद्दे, नंबर 1 अरे पे आप है मुद्दे कि पे नहीं है? आइए भाई। एक बेरोजगारी मिनट सुन राष्ट्रीय लीजिए, सांख्यिकी सुन आयोग लीजिए। का ये क्या रिपोर्ट है कि नहीं है कांग्रेस, कि नंबर क्या 1 की बेरोजगारी कांग्रेस भारत पहुंच गांधी गया? ये परिवार को बताइए, छोड़कर, गांधी अभी परिवार को छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कोई दूसरा होगा? हुआ कांग्रेस से प्रश्न है, मेरा कांग्रेस से प्रश्न है, आपकी बात कांग्रेस है। के प्रवक्ता से प्रश्न है। गांधी परिवार को छोड़कर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अन्य व्यक्ति होगा कांग्रेस का? कह रहे हैं नहीं है, मैं उत्तर से दूंगा, प्रश्न मैं उत्तर है। दूंगा। जनता जान रही है। आपका गांधी आप परिवार तो को आपको छोड़ कुछ के कराइए तभी तो दे पाएंगे। होगा। जनता सुनना चाह रही है, जनता सुनना चाह रही है कि आपका मैंने राष्ट्रीय आपका अध्यक्ष प्रश्न सुन लिया। का जो है गांधी हमारे परिवार भाजपा छोड़ के के दूसरे हमने परिवार का होगा। सुन लीजिए, आप सुन भारतीय लीजिए, जनता आप पार्टी ने बिना जनता को कैप्टन के सुनने का बैटिंग कर काम रहे किया हैं, है, आप ऐसा बिना जनता कैप्टन के को सुनने बैटिंग का कर काम। रहे हैं। जो टीम बिना कैप्टन के बैटिंग करती है वो कभी विनर नहीं हो सकती है, ये स्वीकार कर जनता के साथ लीजिए। जो धोखा किया है उसका जवाब जनता देगी। अरे आप वाले ना बोले जनता के साथ धोखा किया, आपने तो कांग्रेस के साथ ही धोखा कर दिया है। आप क्या बताने जा रहे जनता हैं? के साथ राष्ट्रीय सुन लीजिए अध्यक्ष, भैया, आप तो जनता बहुत के जल्द साथ राष्ट्रीय धोखा किया। अध्यक्ष। 14 के बाद में हम पर भरोसा किया, धोखा किया था, इसीलिए भरोसा किया। 2019 में भी किया भरोसा हम पर, 2022 में भी किया भरोसा, 2024 में भी जनता हम पर भरोसा करने वाली है। आप अपनी चिंता करिए। राहुल गांधी ननिहाल चले जाएंगे। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी अपनी ननिहाल चले जाएंगे और बचे हुए कांग्रेस रोजगार हो जाएंगे। 65 सीटें कम हो गई, सीटें कम होंगी आपकी। राहुल गांधी ननिहाल चले जाएंगे। आप धैर्य रखिए, सीटें कम होने का क्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष
22 की बात मत करिए, वोट परसेंटेज में आइए। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत नहीं घटा है, आगे ये सीटें आपकी 90 कम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जितना भी वोट परसेंटेज है वो सब आपको सब समझ में आएगा। 2024 में जितना भी वोट परसेंटेज है, आप बैठे हुए हैं 2024 में सब परसेंटेज और सब सीटें आपको समझ में आएंगी, स्वागत सब समझ में आएंगी। आप ज्योतिष सीख रहे हो क्या? भरोसा आप करिए ज्योतिषी हो क्या? इसके फार्मूले मैं एक हम प्रश्न ज्योतिषी पूछ नहीं रही है। हूँ, एक प्रश्न ये का जवाब दीजिए मनोज जी। एक प्रश्न, हाँ, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जवाब ये दे रहे हैं कि जब 80 सीटों के लिए जब ये भविष्यवाणी कर सकते तो हम इनके बाद भविष्यवाणी इनकी नहीं बात की का है भैया, कंट्राडिक्शन भविष्यवाणी नहीं की है, विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, भविष्यवाणी नहीं की है। नहीं तो हमने भी भविष्यवाणी की, हमें भी विश्वास है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि जनता जिस तरीके कांग्रेस से छोड़ो, ठगी गई, भारत जोड़ो, जनता कांग्रेस जिस छोड़ो तरीके से चल रहा है। ठगी गई उसके आधार पे हमने बात कही। जनता को जिस तरीके से गुमराह किया गया, जनता को मूर्ख जनता बनाया को गया कोई 2014 गुमराह के न बाद, कर पाया उसके है, आधार पे नहीं मैंने कर कहा सकता मैंने है। भविष्यवाणी नहीं। जनता पहले पूछेगी होली में सिलेंडर देने का वादा किया था, वो सिलेंडर कब मिलेगा? जनता ये पूछ रही है, इसका जवाब बताएंगे, दीजिए। वो भी बताएंगे, बताएंगे नहीं, बताइए ये। वो भी बताएंगे भाई साहब। 100 दिनों में 10,000 नौकरी, 100 दिनों में 10,000 नौकरी कहाँ मिली? ये बताइए। 100 दिनों में 10,000 नौकरी मिलने का वादा योगी जी ने किया था, वो 10,000 नौकरी कहाँ है 100 दिन में? बताइए आप ये। योजना कौन लाया? कौशल विकास कौन लाया? 5 साल में परीक्षा पूर्ण नहीं करा पाए। 2017 से 22 के सुन लीजिए, 2017 से 22 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं बचा। 2017 से 22 के बीच में एक भर्ती प्रक्रिया, 12 परीक्षाएं हुई, 12 की 12 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी। वो न दे पाए। ऐसे गुमराह करके आप देख लेते हैं जिसको आप नहीं, आपने एक सिलेंडर पे महिलाओं को गुमराह किया, महिलाओं का वोट लिया और फिर आप कहते हैं वो जीत हमारी है। वो सिलेंडर अभी तक नहीं दे पाए। अब तो सरकार को मिल गई, एक सिलेंडर आप कब देंगे? अब तो महिलाओं को वोट नहीं लिया भाई साहब, कब देंगे? अनाज पर वोट लिया। आप लोग गलत चीजें पकड़ लेते हैं, यही तो गड़बड़ है। भारत में रहने गलत चीजें पकड़ लेते हैं, सिलेंडर पकड़ लिया आज जबरदस्ती। सरहद पर खड़े हुए नौजवान, सुन लीजिए, आज सरहद पर खड़े हुए हमारे सैनिक वो साहस के साथ खड़े होते हैं। नहीं, उनके सिलेंडर परिवार बताइए के कब किसी मिलेगा? इसकी चिंता नहीं गोली होती वाला है। सिलेंडर आपने वादा किया, कब मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी हाँ, बताइए। उसके बाद 6 महीने हो गए, दिवाली आने वाली है, दिवाली नजदीक है, होली वाला सिलेंडर अभी नहीं आ पाया, दिवाली आने वाली है और उनके वोट ले लिए आपने, सरकार बना ली दिवाली पे भाई साहब को और दो आप दिलवा झूठे देंगे। वादे करते हैं और फिर धोखा करते हैं आप हैं और गुमराह करके वोट ले लेते हैं, फिर बाकी फिर भूल जाते हैं। मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो साहब सोनिया जी कुर्सी पे बैठती। बुलेटिन की आज की भाई साहब एक शब्द बोलना चाहते हैं। आज की भाई साहब एक लाइन बोलने दीजिए, एक लाइन, क्योंकि आज दुष्यंत जी का जन्म दिवस भी है। मैं ये लाइनें सिर्फ कांग्रेस को समर्पित करना चाहती हूँ। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमी नहीं, फिर भी अफसोस है तुम्हें यकीन नहीं। बस भाई साहब इसी के संग अब आप समाप्त कर सकते हैं। श्रद्धांजलि देते हुए आज का, तो आज के इस गोष्ठी में, आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी का, विवेक जी का, अभिषेक का, वरुण का, सुशील का, ध्रुव राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम शनिवार को फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।